दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। यह कहानी है एक निडर आईपीएस दीप्ति सिंह की, जो हाल ही में अपनी पहली पोस्टिंग पर तैनात हुई थी। उनके लिए वर्दी सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि संविधान के प्रति उनकी निष्ठा का प्रमाण थी। वह जानती थीं कि असली लड़ाई सिर्फ अपराधियों से नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर छिपी गंदगी से है। अपनी पुलिस ट्रेनिंग के साथ वह मार्शल आर्ट्स की भी महारत थी, जो उन्हें मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाती थी कि वे शहर की जहरीली राजनीति और सत्ता के अहंकार से अकेले लड़ सकें। दीप्ति के पति रवि पत्रकारिता के एक युवा छात्र थे। रवि अपनी पत्नी की प्रशासनिक ताकत का दुरुपयोग नहीं करते थे। वह अपनी कलम की ताकत पर विश्वास रखते थे। वह शहर के एक खतरनाक मामले, अवैध रूप से जमीन हड़पने वाले माफिया के खिलाफ एक खोजी रिपोर्ट पर काम कर रहे थे। इस मामले का सरगना था पटना कोतवाली का इंस्पेक्टर अमित पांडे। अमित पांडे एक साजिशकर्ता और अहंकारी अधिकारी, जिसके चेहरे पर हमेशा एक उपहास भरी मुस्कान रहती थी। उसके पास कानून की ताकत थी, जिसे वह खुलेआम अपनी निजी संपत्ति मानता था। उसका नेक्सस इतना गहरा था कि वह शहर के एक बड्ढे बिल्डर, दो प्रभावशाली राजनेताओं, जिनमें एक सत्ताधारी दल का स्थानीय विधायक श्री नरेंद्र शर्मा भी शामिल था, और नगर निगम के कुछ भ्रष्ट बाबुओं से सीधे जुद्धा हुआ था। रवि अपनी रिपोर्ट के अंतिम चरण में था। उसने अमित पांडे द्वारा किए गए जमीन घोटालों के ठोस सबूत, सरकारी दस्तावेजों की जालसाजी, पीड़ितों के बयान, बैंक लेन देन के गुप्त रिकॉर्ड और विधायक नरेंद्र के साथ अमित पांडे की गोपनीय बैठकों के ऑडियो फुटेज एक पेनड्राइव में जमा कर लिए थे। वह यह सबूत एक राष्ट्रीय मीडिया हाउस को देने वाला था। एक शाम रवि जब अपनी रिपोर्ट फाइल करने के लिए ऑफिस से लौट रहा था, अमित पांडे के निजी गुंडों ने उसे सुनसान जगह पर घेर लिया। उन्होंने रवि को तब तक पीटा जब तक वह निढाल नहीं हो गया। उन्होंने रवि का फोन, लैपटॉप और ड्राइव छीन ली और उसे सड़क किनारे फेंक दिया। अगले ही दिन अमित पांडे ने अपनी ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया। उसने रवि के खिलाफ एक मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज करवा दी। सरकारी काम में बाधा डालना, पुलिस पर हमला करना और साक्ष्य मिटाने का प्रयास। इस एफआईआर में अमित पांडे ने रवि पर 5 लाख रुपए की जबरन वसूली का आरोप भी लगाया। दीप्ति को खबर मिलते ही वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची। उनकी सरकारी गाड़ी का सायरन आज किसी प्रशासनिक यात्रा का नहीं, बल्कि एक पत्नी के गुस्से का प्रतीक था। दीप्ति सीधे लॉकअप के पास पहुंची। रवि ने बताया कि अमित पांडे ने उसे धमकी दी थी कि वह आईपीएस के पद को मिट्टी में मिला देगा और रवि की पत्रकारिता को गुंडागर्दी का नाम देगा। दीप्ति ने पीछे मुद्दा कर देखा। अमित पांडे अपने दफ्तर के दरवाजे पर खड़ा था। अरे आईपीएस मैडम, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ये आपका पति है। अगर आप अपने पति को छुड़ाना चाहती हैं तो जमानत के लिए आइए, और हां, जमानत की अर्जी पर आपको खुद अपनी आईपीएस वाली मुहर लगानी पड़ेगी। दीप्ति का खून खौल उठा। उन्होंने रवि को जमानत दिलवाई और उसे अस्पताल ले गई। अस्पताल के बेड के पास बैठकर दीप्ति ने महसूस किया कि यह अपमान व्यक्तिगत नहीं था, यह संविधान की शक्ति को चुनौती थी। उन्होंने कसम खाई कि वह अमित पांडे को न तो पीटेगी, न ही चिल्लाएगी। वह उसे कानून के जाल में फंसाकर सजा देगी। रवि को छुट्टी मिल गई, लेकिन दीप्ति का मन शांत नहीं हुआ। शुरुआती प्रयास में उच्च अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए। कमिश्नर साहब ने कहा कि वह पुलिस के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे सकते। तभी दीप्ति को एक उम्मीद की किरण दिखी। शहर के नए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री संजय वर्मा, जो अपनी ईमानदारी और नियमों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। दीप्ति संजय वर्मा से मिली। उन्होंने रवि पर हुए हमले का भावनात्मक पक्ष नहीं, बल्कि प्रशासनिक और राजस्व पक्ष सामने रखा। उन्होंने कहा, सर, यह सिर्फ एक एफआईआर नहीं है, यह राजस्व रिकॉर्ड में घुसपैठ की कोशिश है। एक आईपीएस होने के नाते मैं अपनी सीमा में रहकर काम करूंगी। मुझे बस इतना चाहिए कि आप मेरी रेवेन्यू टीम को पुलिस सुरक्षा में बाधा न आने दें। डीसीपी वर्मा ने तटस्थता का आश्वासन दिया, जिससे दीप्ति को अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने का मौका मिला। दीप्ति ने अपने दफ्तर के सभी अनावश्यक काम रोक दिए। उन्होंने अपनी सबसे विश्वसनीय रेवेन्यू टीम के साथ रात रात भर काम किया। जमीन अभिलेखों की गहन जांच टीम ने कोतवाली क्षेत्र से जुड़े पिछले 5 साल के हर सरकारी जमीन के म्यूटेशन, सीमांकन
और बेदखली आदेशों की डिजिटल जांच की। उन्हें अमित पांडे के हस्ताक्षर वाले कई फर्जी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) और रेवेन्यू अधिकारियों पर डाले गए दबाव के सबूत मिले। आईपीएस के पास सीमांकन का सीधा अधिकार था। दीप्ति ने एक गोपनीय टीम के साथ शनिवार की सुबह, जब विधायक नरेंद्र शहर से बाहर थे, तब कोतवाली के पास के एक बड्डी सरकारी पार्क का सीमांकन शुरू करवाया। सर्वे में न केवल यह पाया गया कि पुलिस स्टेशन ने 300 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, बल्कि यह भी पता चला कि थाने की बाउंड्री से सटे 2 विशाल अवैध व्यावसायिक गोदाम खड़ेढ़े थे। ये गोदाम विधायक नरेंद्र के हैं और अमित पांडे की सीधी देखरेख में चल रहे थे। आईपीएस ने नगर निगम के साथ समन्वय करके कोतवाली के सामने की सड़क पर अतिक्रमण हटाने का भव्य अभियान शुरू करवाया। इस अभियान की वीडियो रिकॉर्डिंग और लाउडस्पीकर पर घोषणा अनिवार्य की गई। इस दौरान अमित पांडे की निजी गाड़ियों को नो पार्किंग जोन से जब्त किया गया। दीप्ति ने तुरंत जब्ती के बाद SHO अमित पांडे को सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया। अमित पांडे ने जिला पुलिस प्रमुख से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की, लेकिन जब दीप्ति ने उनके सामने सरकारी राजस्व अभिलेखों और आईपीएस द्वारा जारी अवैध कब्जे के आदेशों की प्रतियां रखीं, तो वह भी लाचार हो गए। दीप्ति ने अमित पांडे की प्रशासनिक अराजकता और व्यक्तिगत दुश्मनी को मीडिया के सामने लाया। रवि के पत्रकार मित्रों ने इस कहानी को एक राष्ट्रीय स्कैंडल बना दिया। राष्ट्रीय न्यूज चैनलों ने प्राइम टाइम में चलाया। आईपीएस बनाम खाकी का काला धंधा। पुलिस स्टेशन ने JDDDHP सरकारी जमीन, SHO का करोड़ों का अवैध गोदाम सील। क्या सत्ताधारी विधायक हैं संरक्षक? सोशल मीडिया पर डॉन सस्पेंड अमित पांडे और डॉन जस्टिस फॉर रवि ट्रेंड करने लगा। जनता का आक्रोश और विपक्ष का दबाव अप्रत्याशित रूप से बरआच गया। विधायक नरेंद्र ने सार्वजनिक रूप से अमित पांडे से दूरी बना ली। दीप्ति ने इस माहौल में कमिश्नर और गृह सचिव को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी, जिसमें अवैध कब्जे की रिपोर्ट, गोदाम सीलिंग आदेश, झूठी FIR और 5 लाख रुपए की झूठी जबरन वसूली का आरोप, इन सभी के बीच सीधा तार्किक संबंध स्थापित किया गया। मीडिया कवरेज और दस्तावेजी सबूतों के कारण शीर्ष नेतृत्व के पास कोई चारा नहीं बचा। तत्काल प्रभाव से SHO अमित पांडे को निलंबित, सस्पेंड कर दिया गया। उसे एक ऐसे दूर दराज के जिले के पुलिस लाइन में भेज दिया गया, जहां वह महीनों तक ड्यूटी के बिना बैठा रहा। यह उस अहंकारी SHO के लिए पहली बड़ी और सार्वजनिक सजा थी। अमित पांडे का निलंबन और उसके ऊपर लगे अवैध कब्जे के आरोप रवि की फर्जी FIR को सार्वजनिक रूप से कमजोर करने के लिए काफी थे। दीप्ति ने अब न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया। दीप्ति ने तुरंत अपने पति की ओर से पटना उच्च न्यायालय में झूठी FIR को रद्द करवाने के लिए याचिका दायर की। उनकी तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पांडे ने कोर्ट के सामने सभी दस्तावेजी सबूतों को एक नाटकीय ढंग से रखा। उन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट, नगर निगम के जब्ती आदेशों और SHO के निलंबन आदेश की प्रतियों को एक एक करके न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया। अमित पांडे के वकील ने झूठे आरोप लगाए कि आईपीएस अपनी निजी ताकत का दुरुपयोग कर रही हैं। तब दीप्ति के वकील पांडे ने अंतिम वार किया। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, यह मामला व्यक्तिगत दुश्मनी से कहीं ऊपर है। यह उस सरकारी जमीन के टुकड़े का मामला है जिस पर वर्दी पहनकर कब्जा किया गया। इंस्पेक्टर अमित पांडे ने यह झूठी FIR इसलिए दर्ज की ताकि पत्रकार रवि का गोपनीय ऑडियो फुटेज नष्ट हो जाए। इस फुटेज में अमित पांडे अपने राजनीतिक संरक्षक विधायक नरेंद्र शर्मा के साथ जमीन सौदों पर बात कर रहा है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज ने पुलिस विभाग से तत्काल अमित पांडे के पूरे सर्विस रिकॉर्ड की मांग की। रिकॉर्ड की जांच में SHO की कई पुरानी आपराधिक शिकायतें सामने आईं, जिन्हें ऊपर से दबाया गया था। न्यायाधीश ने 2 घंटे बाद फैसला सुनाया। उनकी आवाज में कठोरता थी। रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह FIR व्यक्तिगत दुर्भावना और आधिकारिक पद के घोर दुरुपयोग का परिणाम है। इस न्यायालय का मानना है कि वर्दीधारी भूमाफिया को कानून के पीछे छिपने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उच्च न्यायालय ने इंस्पेक्टर अमित पांडे द्वारा रवि के खिलाफ दर्ज की गई झूठी FIR को तुरंत खारिज कर दिया। रवि पर लगा कलंक पल भर में धुल गया।
एफआईआर खारिज होने के बाद दीप्ति का अगला लक्ष्य अमित पांडे को केवल सस्पेंड करवाना नहीं बल्कि जेल पहुंचाना था। उन्होंने रवि द्वारा इकट्ठा किए गए जमीन घोटाले के सभी सबूतों को, खासकर विधायक नरेंद्र से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग को, तुरंत राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा। अमित पांडे के निलंबन और कोर्ट द्वारा एफआईआर खारिज किए जाने से उसके सारे राजनीतिक संरक्षक उससे दूर हो चुके थे। विधायक नरेंद्र ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि उनका इंस्पेक्टर अमित पांडे से कोई लेना देना नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने तेजी से जांच शुरू की। आईपीएस दीप्ति ने अपनी प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग करते हुए अमित पांडे की अवैध संपत्ति और बैंक लेन देन से जुड़े सभी राजस्व रिकॉर्ड ब्यूरो को सौंप दिए। इस संयुक्त प्रशासनिक और खोजी कार्रवाई ने अमित पांडे के बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। जांच में भ्रष्टाचार, सरकारी पद के दुरुपयोग और माफिया नेक्सस में शामिल होने के अकाट्य सबूत मिले। पटना की विशेष भ्रष्टाचार निवारण अदालत में मामला चला। मीडिया ने इस ट्रायल को प्रमुखता से कवर किया, मानो यह पूरा शहर बनाम एक भ्रष्ट अफसर की लड़ाई हो। सुनवाई के दौरान अमित पांडे का अहंकार टूट चुका था। वह अदालत में बार बार अपने राजनीतिक संबंधों का हवाला देता रहा, लेकिन कोई मदद नहीं आई। जज ने साक्ष्य और गवाहों के बयानों को ध्यान से सुना। अंतिम दिन जज ने अपना फैसला सुनाने से पहले एक गहन टिप्पणी की। इस न्यायालय का मानना है कि कानून की रक्षा करने वाली संस्था को कलंकित करने वाला अपराध किसी भी अन्य अपराध से बढ़ा है। इंस्पेक्टर अमित पांडे ने न केवल कानून तोड़ा, बल्कि एक ईमानदार नागरिक और एक प्रशासनिक अधिकारी को धमकाकर पूरे लोकतंत्र को चुनौती दी। न्यायालय ने इंस्पेक्टर अमित पांडे को भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, सरकारी पद के दुरुपयोग और साक्ष्य मिटाने की कोशिश के गंभीर अपराधों के लिए दोषी पाया। अंतिम सजा सुनाई गई। इंस्पेक्टर अमित पांडे को 10 साल के कठोर कैद की सजा सुनाई गई और उस पर भारी जुर्माना लगाया गया। कोर्ट रूम में तालियां गूंज उठीं। अमित पांडे का चेहरा पीला पड़ गया। वर्दीधारी पुलिसकर्मियों ने उसे तुरंत हिरासत में लिया और अदालत से बाहर ले गए। वह अपनी तिरछी अहंकारी मुस्कान हमेशा के लिए खो चुका था। अमित पांडे को जेल ले जाया गया और उसके साथ विधायक नरेंद्र पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया। उधर आईपीएस दीप्ति सिंह अपने दफ्तर लौटी। उनकी मेज पर संविधान की प्रति आज पहले से ज्यादा चमकदार लग रही थी। उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग से मिली अडिग शांति के साथ एक फाइल उठाई। यह फाइल थी पटना कोतवाली में खाली पड़े एसएचओ के पद पर एक नए ईमानदार अधिकारी की नियुक्ति की सिफारिश। उन्होंने अपने पद की मुहर उठाई, वही मुहर जिस पर अमित पांडे ने कभी उपहास किया था, और उसे जोर से सिफारिश पत्र पर लगाया। आईपीएस की मुहर की आवाज उस दफ्तर में गूंजी जो वर्षों से भ्रष्टाचार के जहर से भरा था। इंस्पेक्टर अमित पांडे की सजा के बाद पटना की जनता में आईपीएस दीप्ति सिंह के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया था। लेकिन दीप्ति जानती थीं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। रवि द्वारा रिकॉर्ड किया गया ऑडियो फुटेज, जिसमें विधायक नरेंद्र शर्मा जमीन सौदों के बारे में बात कर रहे थे, अब भी सबसे बड़ा सबूत था। विधायक नरेंद्र शर्मा पहले तो सार्वजनिक रूप से अमित पांडे से दूरी बनाकर अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने ऑडियो फुटेज को एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में लिया। ब्यूरो ने विधायक से जुड़े मामलों की जांच शुरू कर दी। दीप्ति ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने अपनी प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग करके नरेंद्र शर्मा के स्वामित्व वाली सभी सरकारी जमीनों की जांच शुरू करवाई। उन्होंने राजस्व विभाग को आदेश दिया कि वे विधायक और उनके परिवार की पिछले 10 सालों में हुई सभी जमीन खरीद फरोख्त का रिकॉर्ड जुटाए। जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि विधायक ने मुखौटा कंपनियों, शेल कंपनीज के नाम पर कई सरकारी जमीनों को औने पौने दामों में खरीदा था। यह भी सामने आया कि वे सरकारी योजनाओं के लिए आवंटित जमीन को भी हड़प रहे थे। सबूतों में सरकारी अधिकारियों के हस्ताक्षर भी थे, जिन्हें विधायक ने धमकाकर या रिश्वत देकर फर्जी दस्तावेजों पर दस्तखत करवाए थे। जब मीडिया में ये खबरें आईं, तो विपक्षी दलों ने विधानसभा में हंगामा खदददाहा कर दिया। जनता का आक्रोश चरम पर था और सोशल मीडिया पर विधायक के इस्तीफे की मांग तेजी से बरैच रही थी। सत्ताधारी दल के लिए अपनी छवि बचाना मुश्किल हो गया था। मुख्यमंत्री को खुद इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा।
उन्होंने विधायक नरेंद्र शर्मा को तत्काल इस्तीफा देने का आदेश दिया ताकि पार्टी की साख पर और आंच न आए। दबाव में आकर विधायक ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने पुख्ता सबूतों के आधार पर विधायक नरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। उन पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और सरकारी संपत्ति के अवैध हस्तांतरण के आरोप लगाए गए। विधायक नरेंद्र शर्मा का राजनीतिक करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। उन्हें भी उसी विशेष भ्रष्टाचार निवारण अदालत में पेश किया गया जहां अमित पांडे को सजा मिली थी। यह कहानी इस बात का सबूत बन गई कि ईमानदार अफसरशाही अगर एकजुट हो जाए तो सबसे शक्तिशाली राजनेताओं के खिलाफ भी न्याय दिला सकती है। दीप्ति और रवि ने मिलकर एक बड्ढे भ्रष्टाचार के गठजोड़ को तोड़ा था। उनका साइलेंट स्ट्राइक न केवल सफल हुआ बल्कि उसने पटना की जनता के बीच न्याय की उम्मीद भी जगाई। उन्होंने कहा, न्याय केवल शोर या शक्ति प्रदर्शन से नहीं मिलता बल्कि कागज, मुहर और एक निडर अधिकारी की प्रशासनिक बुद्धि से मिलता है जो संवैधानिक अधिकारों का पूरी दक्षता के साथ उपयोग करता है। द साइलेंट स्ट्राइक सफल रही। उन्होंने दिखा दिया कि प्रशासनिक सत्ता की असली ताकत बंदूक या लाठी में नहीं बल्कि संविधान और नियमों के सटीक ज्ञान में निहित होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल स्टोरी लाइव को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।